नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। हमारा अमृत महोत्सव का जो सीरीज चल रहा है, उस सीरीज में हम आज 3 जन आपके सामने फिर से आ रहे हैं। एक है सुषमा जी, एक है नटराजन जी, और आज हम लोग यहाँ पे आदिवासियों के बारे में और आदिवासियों के साथ प्रॉब्लम क्या आया और आदिवासियों में कौन कौन लीडर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्ट्रगल किया, इस सब बारे में बात करेंगे। वेलकम सुषमा जी, वेलकम नटराजन जी। ओके, अच्छा, किसी एक आदिवासी लीडर के बारे में बोलने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो आदिवासी जो थे हमारे देश में या कहीं पे भी, ये लोग जंगलों में, पहाड़ों में, ये सब जगह पे रहते थे। और ये जब यहाँ पे रहते थे तो ये लोग मतलब जेनरेशन टू जेनरेशन रहते थे, और इन लोगों का सारा कामकाज भी वो लोग खेतों में ही मतलब जंगलों में ही होता था। रहते भी जंगल के अंदर थे, वो शिकार भी करते थे, लकड़ियां भी काटते थे, पशुपालन भी करते थे, और झूम कल्टीवेशन जैसी चीजें भी वो लोग करते थे। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जब इधर आए, उन लोगों का एक ही उद्देश्य था, दैट इज हाउ टू गेट more and more money. So their focus was only on earning. So what did they do? As soon as they came over here, उन्होंने forest laws बदल दिया, and now they actually shunted out all the people who were living in the jungles. अब बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया। अब ये लोगों को शहर गांव में जाके रहना पड़ता था, वहां पे भी वो लोग एक्सेप्टेंस नहीं था, और ये लोग बार्टर सिस्टम से भी अपना रोजी रोटी चलाते थे। मतलब जंगलों से हर्ब्स इकट्ठा करना, उसकी दवाइयाँ बनाना, या जंगलों के लकड़ियाँ ये देके, और वहां से अपना चावल दाल जो भी अपना नेसेसिटी की चीजें वो बार्टर सिस्टम में लेते थे। अब उसके लिए भी उनको कुछ नहीं रह गया। और उसके ऊपर एक और चीज किया, ये क्योंकि ये जो आदिवासी थे वो लोग एक जगह पे सेटल नहीं करते थे, इसलिए अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने इनका इमेज बहुत खराब किया, और एक मतलब गांव में और इस जगह पे ना एक सस्पिशन, दे वर लुक्ड एट विद अ लॉट ऑफ सस्पिशन। उनको उनको एक लेबल कर दिया गया कि दे आर नॉट टू बी रिलायबल, दे आर नॉट रिलायबल पीपल। जबकि आज भी हम लोगों को पता है कि पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, जंगलों में जो लोग रहते हैं, बहुत सीधे सच्चे इंसान होते हैं। बट ये किया था। अब ये करने के बाद क्या हुआ, जब गांधी जी ने जब बोला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, और फिर वो क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ, उसके बाद दूसरे जब भी उन्होंने ये किया ना, तो उन्होंने एक ही बात बोला था, स्टॉप फॉलोइंग द लॉ, स्टॉप फॉलोइंग द लॉ, ब्रेक द लॉ। एंड उनका, मगर गांधी जी का था कि भाई अहिंसा होना चाहिए। तो मैं जिनके बारे में बोल रही हूँ वो आंध्र प्रदेश के जंगल ट्राइबल्स में से थे, अलूरी सीताराम राजू। अच्छा, ये जो इनका ना अलग ही व्यक्तित्व था। ही वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीडर, एंड लोग उनको बहुत मानते थे। एंड वो थोड़े से सॉसरी मतलब जादू वादू का भी बोलते थे, और वो लोगों को बोलते थे कि मैं कभी मर नहीं सकता हूँ, मैं अमर हूँ, मेरे पास मतलब इतना विद्या है कि मेरे को कोई मार नहीं सकता। एंड मतलब ऑब्वियसली आदिवासियों में उनकी बहुत बात माना जाता था। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो ये हुआ, उस टाइम में गांधी जी की बात इन्होंने जाके की, जंगलों में भी सब लोगों को लगा कि हाँ फाइन, हम लोग भी आजादी हो जाएंगे। अब एक देखिए, जब कॉल दिया गया था ना कि आप लोग लॉज तोड़िए, या फिर कॉल दिया गया था कि आप अपने आप को आजाद समझिए, हम स्वराज के लिए लड़ेंगे। अब स्वराज का मीनिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग था। जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी थे, उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था? उनके लिए स्वराज का मीनिंग था कि हम लोगों को कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करना पड़ेगा, हम जंगलों में फिर से जाके रह सकते हैं, जैसे हम पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे। और इसके तहत ना लोगों ने वायलेंट भी हो गए। अलूरी राजू जो थे, वो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि अहिंसा फॉलो करते थे, वो स्ट्रगल करने लगे, बैटल्स भी हुई, कहीं कहीं पे छोटे छोटे स्क्रिमिशेस भी हो गए, एंड इन द एंड ही वाज कैप्चर्ड। जब उन्होंने बहुत यूनाइट किया था,
जो वहाँ के आदिवासी थे सबको यूनाइट करके उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक स्टैंड लेने को उनको मतलब स्टैंड ले लिया था, एंड अंग्रेजों ने उसके वजह से उनको ये किया, अरेस्ट किया, एंड देन ही वाज उनको फांसी पे चढ़ा दिया था। तो जब मतलब वो लोगों के पास भी ये था ना कि ही हैड सेड कि मैं कभी मर नहीं सकता हूँ, बट देन या मे बी दैट वाज हिज वे टू यू नो, जो मॉरल ब्रेकडाउन हो गया था वो मॉरल ब्रेकडाउन को लोगों के अंदर से हटाना, उनके अंदर का जो डर है वो डर हटाने का उनका वो तरीका था शायद। और एक और उन्होंने एक चीज जो किया ना, सबको यूनाइट कर दिया था, और तब से अंग्रेज ऑब्वियसली आदिवासियों को भी डरने लग गए थे। तो ये तो मतलब मैंने एक का ये बोला है। दोस्तों आई थिंक सुषमा जी भी आपको ऐसे ही किसी वीर आदिवासी के बारे में बोलना चाहेंगे। सुषमा जी। हाँ जी, मैं बिल्कुल आदिवासियों के नेता बिरसा मुंडा, जिनसे अभी हम लोग तो सभी लोग परिचित है बिरसा मुंडा के नाम से। तो बिरसा मुंडा जी का जन्म जो है झारखंड में हुआ था, तो झारखंड के खूंटी जिले में। और एक गरीब आदिवासी, मुंडा जो है वो आदिवासी लोग होते हैं, एक आदिवासी परिवार में हुआ था। वो बृहस्पतिवार के दिन पैदा हुए तो उनका नाम बिरसा रख दिया था। और बिरसा जी जो थे पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। तो उनकी जो मौसी थी उनको अपने इस भांजे से बहुत ज्यादा प्रेम था, तो शादी के बाद वो उनको अपने साथ ही ले गई। तो वहां पर उनके मामा ने उनको देखा कि ये बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, तो उन्होंने वहां पर एक मिशनरी स्कूल में डाल दिया। तो वहां पर मिशनरी स्कूल में डालने का पहला कंडीशन यही था कि आपको कन्वर्ट होना है। तब उन्होंने अपना नाम बिरसा मुंडा डेविड रख लिया। तो बिरसा डेविड रखने के बाद उन्होंने वहां पर हाई स्कूल की पढ़ाई की। और फिर उनके जीवन पर कहते हैं कि आनंद पंड्या नाम के एक संत जैसे एक जो व्यक्ति थे उनका काफी प्रभाव पड़ा। तो वो हिंदू धर्म में फिर से वापस आ गए। और उस उनसे उन्होंने काफी कुछ मतलब औषधियों के बारे में, मंत्रों के बारे में और कुछ इलाज वगैरह के बारे में सीखा। और 1882 में जो अंग्रेजों ने फॉरेस्ट एक्ट पास किया था, तो उसके कारण आदिवासियों की हालत जो है वो बहुत बुरी हो गई। उनसे उनकी जमीनें चीन के जमींदारों को दे दी गई। और जो आदिवासी लोग थे उनसे बेगारी कराने लगे, मतलब बिना मजदूरी के उनसे काम कराने लगे। और 1894 के टाइम में झारखंड में बोलते हैं बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, वहाँ 2 साल बारिश हुई नहीं। तो ये लोग कहाँ से अपना लगान देते हैं। तो बिरसा मुंडा ने जो है एक मूवमेंट मतलब एक संघर्ष चालू किया, जिसका नाम उन्होंने उली हुलान रखा। उली हुलान मतलब हम इसका लगान और ये सब नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो अंग्रेजों ने इसके कारण उनको गिरफ्तार कर लिया कि आप हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तो उनको 2 साल की जेल और 50 रुपए जुर्माना, और जुर्माना नहीं भरे तो इस कंडीशन में आपको 6 महीना और जेल। पर बाद में रानी विक्टोरिया का जो शासन काल का डायमंड जुबली कुछ था, तो इसके कारण उनको ऑन कंडीशन बेल मिल गई थी और उनको छोड़ दिया गया। और फिर बिरसा मुंडा ने आके अपने जो आदिवासी लोग थे उनके अंदर एक चेतना जगाई। उन्होंने बताया कि आप लोग जो झाड़ फूक अंधश्रद्धा में विश्वास रखते हैं, तो उससे उनको उसके बारे में उनको थोड़ा जागृत किया। और आर्थिक रूप से भी उनको जागृत किया, राजनीतिक रूप से भी, कि भाई हमको जमींदारों से और अंग्रेजों से कैसे भी हमको मुक्ति पाना है। तो इस के चलते 1897 से लेके 1900 तक काफी संघर्ष हुए। और जो आदिवासी थे जितने भी, वो बिरसा जी को एक तरीके से भगवान मानते थे। तो उनको बिरसा जी को आबा मतलब धरती आबा यानी आबा धरती के पुत्र मानते थे, और बिरसा मुंडा जी उनके लिए भगवान की तरह ही थे। तो 1897 में बिरसा जी ने 400 भीलों के साथ में खूंटी जिला का जो पुलिस थाना था वहां पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद 1898 में भी उन्होंने तांगा नदी के आसपास उनका और अंग्रेज सेना का काफी लड़ाई हुआ। और करीब 1900 में बोलते हैं कि डोंबर पहाड़ियों में बहुत सारे आदिवासी इकट्ठा थे, और बिरसा जी उनका एक सम्मेलन जैसा ले रहे थे। उसी समय अंग्रेज सेना ने उन पर अटैक किया, काफी
उनमें लड़ाई हुई और उसके बाद कई औरतें और बच्चे मारे गए, पर बिरसा जी वहां से निकलने में कामयाब हो गए। तो अंग्रेज जो थे बिरसा जी से बहुत डरते थे, तो उन्होंने उनके ऊपर 500 रुपए का इनाम रखा। उस समय 500 रुपए काफी बड़ी रकम थी। तो इस रकम के लालच में कहते हैं कि उन्हीं के जो सपोर्टर्स थे उसमें से कोई गद्दार निकला और उन्होंने बिरसा जी को पकड़वा दिया। उनको पकड़ के रांची जेल लाया गया और रांची जेल में उनको बोलते हैं कि स्लो पॉइजन दिया अंग्रेजों ने, और स्लो पॉइजन देने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो बिरसा जी ने आदिवासियों को संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, उससे वो हमारे आदिवासियों के और पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में वो बहुत बड़े एक फिगर के रूप में उभरते हैं। और मैं यहाँ पर एक और लेसर नोन जो नाम है, जो बहुत कम लोगों को पता होगा, पर मोदी जी ने अपने एक रैली में उनका नाम लिया था, वो है टंट्या भील। टंट्या भील भी जो थे वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से संबंध रखते हैं। टंट्या भील का जो है वो काफी मतलब वहाँ जो इलाका है अपने आदिवासी भील इलाके में बहुत फेमस थे और बहुत पॉपुलर थे। कहा जाता है कि वो जानवरों की भाषा भी जानते थे और जंगल के चप्पे चप्पे से परिचित थे। तो और उनका एक उद्देश्य था कि अंग्रेज सेना और जमींदारों से लूट कर जो गरीब आदिवासी हैं, जो भील लोग हैं, उनमें वो धन बांटते थे। तो अंग्रेजों ने उनका नाम रॉबिन हुड रख दिया था। रॉबिन हुड इसलिए कि वो कभी पकड़े नहीं जाते थे, मतलब हमेशा वो अंग्रेजों के हाथ आते आते रह गए। 7 साल तक उन्होंने अंग्रेजी सेना को छकाया था। तो उसके बाद में जो तंट्या भील जो थे, असल में उनका नाम तात्या भील था। तो उनको भी किसी गद्दार ने ही पकड़वाया और उनको पकड़ के जबलपुर जेल में फांसी दे दी गई। बोलते हैं कि जब उनको फांसी देने लेके जा रहे थे तो हजारों लोग उनके पीछे पीछे जबलपुर जेल तक उनके एक रैली जैसा उनके लिए निकला। और अंग्रेज सेना जो है उनसे इतना डरती थी कि फांसी देने के बाद उनको, जो इंदौर के पास एक जगह है, शायद आप जानते होंगे नटराजन, ताता पानी ऐसा कुछ जगह है क्या, हाँ। वहां ले जाके उनका लाश को दफन कर दिया। और अभी भी बोलते हैं कि मऊ से जो मीटर गेज पर जो ट्रेन चलती है, तो एक जगह टाटा भील का एक छोटा सा स्मारक बना हुआ है। तो वहां पर बिल्कुल। ट्रेन 2 मिनट रुक कर उनको सलामी जरूर देती है। अगर उनको सलामी नहीं दिए तो ऐसी एक ये है मान्यता कि ट्रेन या तो आगे नहीं बढ़ती है या ट्रेन के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो तात्या भील भी का भी जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जो उनका सहयोग रहा है, उसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। आगे मैं चाहती हूँ कि नटराजन जी इस पर कुछ प्रकाश डाले आदिवासियों के कंट्रीब्यूशन पे। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। आप जब तांत्या भील के बारे में बता रहे थे तो मैं उस इलाके पे गया हूँ, मैं ट्रेन से गया हूँ। मैं मऊ से लेकर अभी तो वो रूट को तो वो काफ़ी लंबा था जब होलकर के ज़माने में। अभी तो खैर काफ़ी कम कर दिया है। एक तो है कि मऊ से जो ट्रेन चलती है वो एक जगह है कालाकुंड करके, आजकल उधर तक की जाती है। उसके आगे जाती है और 1-2 स्टेशन जाती है, उसके बाद रुक जाती है। पर क्या है कि दैट रूट जो है एकदम सीनिक रूट है, खासकर मानसून में। इनफैक्ट फ्रॉम महू से लेकर वो कालाकुंड स्टेशन जो रूट है, इट इज़ नाउ ए हेरिटेज रूट। सभी लोगों ने, मैंने भी लेटर लिखा था सुरेश प्रभु जी को, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। एक्चुअली वो रूट को तो पूरा बंद ही करने वाले थे, पर मैं शुक्रगुजार हूँ इंडियन रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को कि उन्होंने वो रूट को हेरिटेज रूट बना दिया। एंड जैसे आपने बताया हर एक ट्रेन उधर 1 मिनट के लिए रुकती है। वो तांत्या बिल के जो जिधर उनका लाश दफना गया था उधर रुकती है। मैं उसका फोटोग्राफी आपको भेजता हूँ, वो मेरे पास है जी। अब ट्विटर पे अपलोड कर दीजिएगा। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं क्योंकि हम ये ट्राइबल्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड तो माय अटेंशन आई विल पे टू
the northeast side of the country, which is again, in this area काफी कम लोग जानते हैं कि क्या हुआ था करके, ठीक है. बट कुछ भी बात छेड़े हम about the British rule, one thing that comes across very clearly is their greed. Okay, they wanted to exploit so that they can become rich at the cost of India, loot the natural resources, number two, and then have access to all interior hinterland, जो बोलते हैं ना अंदर की जगह, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो तुरंत उधर जाकर वो जो रिबेलियन होता था उसको कंट्रोल करने के लिए. उनका मकसद ये था, ये नहीं था कि इकोनॉमी को बढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं था. उनको कंट्रोल रखने के लिए वो लोग अपना अपना रूट्स बनाते थे और अपना ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए रूट्स बनाते थे. एंड इनफैक्ट अभी तो खैर बहुत साल हो गए हैं, बट आई डिड रीड अबाउट द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. वो उस सब्जेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है कि ब्रिटिशर्स ने कैसा इकोनॉमिकली भारत को कैसे लूटा इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. एंड when we talk about India, sorry, north east is a very अहम हिस्सा है. And there also the same tactics was deployed. इसमें आज जो मैं बताने वाला हूँ, इसमें दो किरदार हैं. एक तो है कि अंग्रेज के डेविड स्कॉट करके, और एक मेघालय के तिरोट सिंह करके हैं. एक्चुअली मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा था उनके बारे में, उनका नाम वो यू से शुरू होता है, यू तिरोट सिंह करके, ताकि it represents in the Khasi language the masculinity, the masculine gender. तो उनको टेक्निकली उनको यू तिरोट बोलते हैं, बट I will refer to him as Tirot Singh only. And what happened, to take control, to not only to take control but also extend their influence, Britishers decided to send a full-time person to take care of Assam and the full region, northeast region. तो उन्होंने डेविड स्कॉट को भेजा था उधर नॉर्थ ईस्ट में. उनका जो शासन था ब्रह्मपुत्र वैली से शुरू होकर राइट अप टू बांग्लादेश सिलहेट तक था. इतना सारा वास्ट एरिया था, और काफ़ी सारे जंगल भी थे. और उन्होंने एक रोड बनाने की निर्णय लिया गुवाहाटी से लेकर सिलहेट तक, तकरीबन 230 किलोमीटर का, ताकि अगर जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए उनके लिए आसानी हो जाएगा, और एंड आल्सो फॉर देयर ओन ट्रेड एंड कॉमर्स. तो पर क्योंकि ये जो रूट है वो मेघालय से गुजर रही थी, तो उन्होंने एक मीटिंग रिक्वेस्ट की विद द ट्राइबल चीफ्स. नाउ यू तिरोट सिंह वाज द ट्राइबल चीफ ऑफ दैट एरिया, एंड उनके नीचे कई सारे छोटे मोटे किंग्स भी थे. उनके साथ मिलकर ये लोग काम करते थे. एंड ऐसा नहीं है कि as a matter of succession they will become raja, you are the chieftain, but they were elected there. And Tirot Singh बहुत पॉपुलर थे because of his various administrative measures. फिर भी तो जब ये बात आया, डेविड स्कॉट ने एक रिक्वेस्ट किया था मीटिंग इनके साथ with all the tribal chiefs, and telling them that the reason for which they wanted to build a road. So मीटिंग हुआ था, और आई थिंक 1927 में आई थिंक ये मीटिंग हुआ था फॉर बिल्डिंग दैट रोड. एंड इन लोगों ने मान लिया, ये तिरोट सिंह को मिलाकर तकरीबन 25 लोग थे चीफ्टेन. उन्होंने मान लिया कि और राजी भी कर दी डेविड स्कॉट को, और शुरू हो गया काम इस पे. फिर क्या हुआ, तिरोट सिंह ने इसलिए भी माना कि उनको भी एक फायदा हो जाएगा
इंटीरियर्स वगैरह एक्सेस करने के लिए। तो सभी लोगों ने सोच विचार करके मान लिया। और फिर ये जो मीटिंग था 2 दिन चला, पूरे दिन, और फिर इनको अप्रूवल दे दिया। ये रोड था नियर गुवाहाटी के पास एक जगह रानी करके, वाया नोंगक्लाव टू सुरमा वैली। ये जगह, ये पूरा रूट कवर करने वाला था। और फिर 18 महीने काम चले। और फिर थोड़ा दिक्कतें आ गई थी। दिक्कत इन द सेंस दैट वन ऑफ द प्यून्स जो उधर काम कर रहा था, उन्होंने जाकर ये चिफ्टन और आदिवासी लोगों को बोला कि इन अंग्रेज़ों का जो रोड बना रहे हैं उसका मकसद कुछ और ही है। उनका मकसद है कि टू सब्जुगेट द पीपल ऑफ दैट रीजन, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, and to make them observe the laws of the British, not for any benefit to the locals. ठीक है, तो that created a problem. And ये जब यूथ तिरोट सिंह जब ये बात सुने तो उनको गुस्सा आ गया। And without wasting too much of a time, in 1829 यानी कि 2 साल के बाद तकरीबन, these people led an attack on the British contingent. And एक ऑफिसर को तो through deception they caught him and killed him. पर डेविड स्कॉट तो बच गया, क्योंकि अच्छा वो भी इत्तेफाक से बच गया। वो उस जगह से जो अटैक होने वाला था उसके थोड़ी देर पहले ही उधर से निकल गया था, और कोई कारणवश, तो वो तो बच गया। और फिर काफ़ी लंबी हद तक लड़ाई चली, काफ़ी लंबी हद तक। गोरिल्ला टैक्टिक्स इनका था और ब्रिटिशर्स का नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरफेयर था। पर क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स के पास एडवांस वेपनरी थे, और ये तो लोग ठहरे ट्राइबल्स जिनके पास खाली बो एंड एरो था, एंड वेरी ओल्ड टाइप ऑफ आर्मरी, जो which could not match up to the British. Eventually he was captured and taken to sent on an exile to Bangladesh, the current Bangladesh. And so the war typically got ended in 1833, and he was deported to Dhaka, and he died in captivity. And even though he died in captivity, some of the authentic historical records show that while he was kept in the captivity, Tirot Singh, he was treated still as a chieftain. He was able to move around, and उनके लिए वो palanquin वगैरह था, उसमें से घूमते थे, तो वैसा था। But then the thing was, this is one more case where Britishers took advantage of the tribals and fooled them into thinking that what Britishers are doing is good, and उसके हिसाब से पूरा खो बैठे। This is one story which I believe, जैसे तांत्या बिल के हैं, वो इधर इंदौर वालों को जानकारी है, पर भारत में और किधर भी किसी को पता नहीं होगा। आई एम वेरी हैप्पी दैट सुषमा सिंह आज उनके बारे में बताया, मैं बहुत खुश हूँ। एंड अगेन एंड अगेन ईशा जी, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि माई फोकस जनरली इन दिस, आई एम वेरी वीक इन हिस्ट्री, वेरी हॉनेस्टली, ठीक है। आप लोग तो बहुत पढ़े हैं इस एरिया में, पर माई फोकस हैज़ बीन वॉट एवर आई लिटिल आई नो, आई हैव बीन ड्रॉन टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज आई फील that for some reason North East has been a neglected area, and we need to give the true picture of North East, what they have done, and why North East is so important, and they are very much part of India. I feel for them. जब मैं no, I think I'll stop at this, क्योंकि एक्स्ट्रा जो बोलूंगा इट विल बी आउट ऑफ द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग। मैं एक और चीज आपको बोल रही हूँ, ये जो आदिवासीज है, ये लोग जो इतना नाराज हो गए थे, ब्रिटिशर्स ने ना एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम से उन्होंने क्या किया था
कि जो हमारे जंगलों में, जो पहाड़ी इलाकों में देवदार और ये सारी जो पेड़ थे ना, उनको काट के उसके जगह पे चीर लगाया था। और चीर लगाने से क्या हुआ, एनवायरनमेंट काफी खराब हो गया। एंड चीर जो है ना, हायर रेंजेस में वो इतना सरवाइव भी नहीं करता है, एंड उसके वजह से ना इरोशन वगैरह भी होने लगा। और जो बहुत देखा गया है ना, अभी तो मीन्स मैं भी रहती थी हिली एरिया में, तो मैंने देखा तो उन्होंने क्या किया, वो मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम से उन्होंने नेचुरल एनवायरनमेंट खराब किया। और ये जो आदिवासी थे ना, ये लोग बड़े स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग बिल्ड थे, तो इन लोगों से ना बहुत बहुत ज्यादा काम कराया जाता था। प्लस उनके ऊपर वो, मैंने जैसे आपको बोला, एक लेबल भी लगा दिया था। तो एंड यू नो दे मिसट्रस्टेड देम। एंड ऑब्वियसली अगर आप इंडियन की फ्रीडम स्ट्रगल देखेंगे, तो फ्रीडम स्ट्रगल में तो आपको हर जगह पे मिलेगा कि भाई कहाँ पे उन्होंने अन्याय किया और क्या हुआ उसके वजह से पूरे देश में कितना कुछ हुआ है। हाँ, जैसे आपसे पहले भी बात हुई थी और सुषमा जी से भी बात हुई थी, तो मुझे ये लगता है कि इट्स टाइम कि हिस्ट्री किताबों में ये सब लाया जाए। और उससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि पेरेंट्स का जॉब बनता है कि आप अपने बच्चों को हिस्ट्री से पहचान जरूर कराइए। नॉट द स्कूल टेक्स्ट बुक्स, बहुत सारी किताबें मिलती है और उससे पहचान कराइए। तो आज का सेशन तो शायद यहाँ पे रैप अप कर लेते हैं, शायद क्या रैप अप कर लेते हैं। एंड कल हम लोग फिर मिलेंगे, और कल हम लोग फिर एक और टॉपिक और कुछ और व्यक्तित्व के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है। प्लीज, हम लोग अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप लोग जरूर देखिए वीडियो। एंड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक भी कीजिए, एंड शेयर करके दूसरों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे ही करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड नटराजन जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे और सुषमा जी के तरफ से थैंक यू। आपको तो मैं कभी भी बुलाती हूँ, आप आ जाते हो, एंड कभी प्रोटेस्ट नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, मतलब आई एम इंडेटेड टू यू। No, don't. Thank you very much. As a citizen of India, I think it is our duty to talk something, to learn something, and to share. Exactly. जो भी हो. Exactly. Thank you so much for the opportunity. सुषमा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू नटराजन जी, आपसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। आप जो भी बोलते हैं पूरे कमांड के साथ बोलते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट आपको दिया जाए उस पर बिल्कुल भी आप पूरा थरोली बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे थैंक यू। ओके, तो आज का मीटिंग हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे। कल हम लोग फिर मिलते हैं, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल।